तो आज पढ़ेंगे हम लोग मिश्रण और यौगिक में अंतर, है ना। मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, जो बहुत पहले स्टार्टिंग जब क्लास था तो उसके एक दो क्लास बाद आपको बता दिया गया था इस चैप्टर में। लास्ट का जो प्रकरण है इस चैप्टर में, इन चैप्टर में केवल ये बताया जा रहा है कि जो चीजें हम लोग शुरुआत में पढ़े उन चीजों को एक नजर में देखा जा रहा है। अर्थात किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक, दो टॉपिकों के बीच जब हम अंतर करते हैं तो उनमें उन टॉपिकों का नई याद हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। जैसे यौगिक और मिश्रण हम लोग बहुत पहले पढ़े, अब यौगिक और मिश्रण के अंतर अगर हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देख ले, इस प्रकार से धातु और अधातु पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। धातु क्या है, अधातु क्या है। धातु में जो गुण था वो अधातु में नहीं होता है, लेकिन कुछ में अपवादित था। धातु विद्युत का सुचालक होता है, उस चमकदार होता है, मारने के बाद वो फैल जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, वो उसमें ध्वनि होता है, बताया गया था उसमें तन्य होता है। और इसमें यह भी बताया गया कि 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तक पतली तार खींची जा सकती है, पतली तार खींची जा सकती है। मतलब कि धातुओं में सबसे तन्य अगर कोई था तो वो कौन था बाबू, सोना। उसके बाद चांदी, मतलब धातु में ये सब गुण होते हैं। जबकि उसके बाद अधातु बताया गया। अधातु में कहा गया कि जो धातु में गुण होते हैं उसका ठीक विपरीत होता है ना। मतलब राम किताब पढ़ता है तो श्याम किताब नहीं पढ़ता है। विपरीत के मतलब होता है कि एक वो काम कर रहा है तो दूसरा वो काम नहीं कर रहा है। हम लिख रहे हैं तो वह हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब साफ जाहिर है कि धातु में हुआ कि इसमें विद्युत को पार किया जा सकता है, मतलब सुचालक होते हैं। तो अधातु कहा कि ना भैया कुचालक होता है। सुचालक मतलब पार कर जाना सुगमता पूर्वक, और कुचालक के मतलब होता है पार नहीं करना। बोला धातु चमकदार होता है, उसमें बोला गया नहीं भैया अधातु चमकदार नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर लिया जाए। उसके बाद धातु में बोला गया कि इसमें तन्य होता है, अधातु कहा भैया तन्य उन्न नहीं होता है। फिर कहा कि धातु जो होता है वो मारने के बाद टूटता नहीं है, अधातु कहा भैया मारोगे तो टूट जाएगा। धातु कहा कि इसकी आकृति को में चेंजिंग किया जा सकता है, अधातु कहा भैया हमरा में कोई चेंजिंग करेगा तो सब टूट जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ठीक है। धातु में क्वथनांक की चर्चा किया गया और गलनांक की चर्चा किया गया जो ऊंच होता है, जबकि धातु में वो निम्न होता है। धातु में क्या होता है, अधातु में निम्न होता है। उसके बाद उपधातु की चर्चा किया गया और इसके पहले ये बता दिया गया कि प्राकृतिक में 92 जो तत्व हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और 22 जो तत्व है वो आर्टिफिशियली रूप से, ठीक है, या बनाए गए हैं, ठीक है। और 11 को कमरे के साधारण ताप पर होते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें उपधातु की चर्चा किया गया। तो उपधातु बेचारा दोनों दाने के लड्डू खाता है। मतलब कि मैंने इसकी चर्चा किया था, इस प्रकार से हमने चर्चा किया था। अब देखिए बाबू ये बड़ा हो गया, पूरा बड़ा है ना, तो इसको हमने बोल दिया कि भैया धातु है। क्या है, धातु है। मान लिया जाए कि एक बॉक्स वाला जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, धातु को। ई का भैया हम अधातु है। क्या है, अधातु है, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, इधर धातु है इधर अधातु है, मतलब धातु और अधातु का दोनों बीच में कॉमन आ रहा है। ये कहा भैया हम दोनों का गुण, देखिए ध्यान से, अधातु वाला भी है इसमें, अधातु वाला भी है। इसको कहा कि भैया उपधातु है। क्या है, क्योंकि उपधातु धातु का भी गुण रखता है और अधातु का भी गुण रखता है, ठीक है। अर्थात ये उभय है, उभय मतलब दोनों में है। अब सवाल आया
कि ये हम बाड़ा पा रहे हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा मात्रा में धातु है। ये थोड़ा देखिए, हर चीज का सटीकता होता है। अगर हम ये दोनों बराबर पार देते हैं ऐसे ऐसे तो देखने में लगता है कि दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन मैंने एक को बड़ा कर दिया और एक को छोटा कर दिया, एक को बहुत छोटा कर दिया। मतलब जो बहुत बड़ा है वो इसमें देख रहे हैं, यही है आपका पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मात्रा वाला धातु को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा कौन है, धातु है। ये थोड़ा सा छोटा है धातु से, ठीक है, छोटा है तो ये धातु को इंडिकेट कर रहा है, और धातु वाला भाग और छोटा है तो वो उसकी संख्या को इंडिकेट कर रहा है कि ये सबसे कम है। तो इस प्रकार से आपको बताए गए हैं। अगला जो पॉइंट है यौगिक और मिश्रण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, यौगिक वो शुद्धतम पदार्थ होता है, ठीक है, जो निश्चित अनुपात में निर्मित होते हैं, जबकि मिश्रण ऐसा नहीं होता है। मिश्रण जो होता है अनिश्चित अनुपात में होता है, उसमें निश्चितता है ही नहीं, और जब निश्चितता है ही नहीं तो वो शुद्ध तो नहीं होगा। जिसमें निश्चितता है वो शुद्ध होगा, और जिसमें अनिश्चितता है वो शुद्ध तो नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यौगिक एक शुद्धतम पदार्थ है। क्या है? शुद्धतम पदार्थ। जबकि मिश्रण जो है शुद्ध नहीं है। अर्थात हम एग्जांपल बोलते हैं, जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर रेशियो देखा जाए, इनका निर्माण जो हुआ है 1:8, मतलब 1:8 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सुनिए, हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बाद में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके 1:8 के अनुपात में जल को बनाया गया। तो ये रेशियो निश्चित हो गया। आप कहीं पर भी इसका रेशियो कितना संतुलित करिएगा, रेशियो निकालेगा, ये वही रहेगा, क्योंकि रेशियो में नियत नंबर की गारंटी नहीं होती है। रेशियो में रियल नंबर की गारंटी नहीं होता। जबकि वायु एक क्या है बाबू? मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। अर्थात वायु में सारे गैस जो है अपने अलग अलग अनुपात लेकर के अवस्थित है। ऐसे उदाहरण के लिए वातावरण में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन है। जब कुछ नाइट्रोजन के बारे में हम बताए थे कि नाइट्रोजन जो होता है, जो हम खेत में प्रयोग करते, किसान प्रयोग करता है, उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, यूरिया खाद वाला बराबर यूरिया जो खाद होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। कितना होता है? 46%। जबकि वातावरण में कितना होता है? 78, लगभग 78% के आसपास होता है। जबकि वातावरण में ऑक्सीजन कितना है बाबू? 21% के आसपास है, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ग्रीन, सुनिएगा ध्यान से, इफेक्ट गैस कहा जाता है, हरितगृह या हरित प्रभाव गैस कहा जाता है, हरितगृह प्रभाव गैस, उसकी मात्रा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, जो मुख्य कारक है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का मुख्य कारक जो है वो CO2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 0.03% है। समझे? अब देखिएगा ये क्या करता है, जब इनकी कार्बन की मात्रा जब धरती पर बढ़ने लगेगी ना, तब वातावरण तेजी से गर्म होने लगेगा, और जब गर्म होने लगेगा तो इस धरती पर सबसे ठंडा चीज जो है ग्लेशियर है, मतलब बर्फ के पहाड़े हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? पिघलने लगेगा, ठीक है। और जब पिघलने लगेगा तो पिघल करके वो नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंचेगा, समुद्र की जो लेयर होगा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और देखिएगा कहीं पर भी आप जाइएगा, किसी भी स्टेशन पर लिखा रहेगा समुद्र तल से 143 मीटर ऊंचा। गया में जाएगा तो लिखा रहेगा कहीं समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र जो है गहराई में है, जबकि तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात, ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, जो समुद्री तटीय पर, केरल समुद्री तट पर जाएगा तो वहां समुद्र के लेवल से बहुत ही कम ऊंचाई पर वो सब शहर है, बहुत कम ऊंचाई पर, 5 मीटर 10 मीटर की ऊंचाई पर है। समझे? अगर लेयर जब बढ़ेगा समुद्र के, तो सबसे पहले उन तमाम नगरें डूबेंगे जो समुद्र के किनारे हैं। इसलिए इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए मैंने पहले ही बताया, दुनिया में किसी भी चीज को जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वातावरण के लिए नुकसानदायक है, चाहे वर्षा नहीं हो रहा, ठीक है, गर्मी तेजी से बढ़ना, देख रहे हैं कितना गर्मी बढ़ रहा है बाबू,
ठीक है, गर्मी तेजी से बढ़ना, या तमाम चीजें के लिए सबसे बड़ा जवाबदेही आप खुद हो। ये चीजें आपकी बदौलत ही हो रहा है। इसका कारण मैं, आप अर्थात हम सब है। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से प्राकृतिक के चीजों को दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजों को दोहन करके हम अपने अंशतः लाभ कमाने के लिए, कम दिनों में ज्यादा लाभ कमाने के लिए, हम नदी में देखिए ना बाबू, कितना बड़ा बड़ा भंडार खड़ा कर दिया बालू के। अब वो नदी में से, जिन नदियों में से बालू काटा है, वो नदी का लेयर एकदम नीचे गया होगा कि नहीं गया होगा? जितना रहेगा बालू लेयर रहेगा उतना नजदीक में बालू आप काट करके निकाल रहे हैं, लेयर नीचे चलता जा रहा है। ठीक है, और इसका दोषी तो हम कहेंगे कि मानव खुद है। मानव अपनी तनिक फायदा के लिए ऐसा कर रहा है। सरकार भी इसका दोषी है। पैसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हम प्राकृतिक संसाधन को समाप्त कर देंगे? क्या सरकार को पता नहीं है कि मिट्टी, धरती पर मिट्टी निर्माण करने में कितना वर्ष लग जाता है? एक सेंटीमीटर मिट्टी निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए, क्योंकि मृदा का निर्माण जो है एक जटिल प्रक्रिया द्वारा होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। अर्थात जो बालू का निर्माण है वही हो गया है। लोग बोलेगा कोची, जो पैसा कमाने वाले जो बालू है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अपनी बाढ़ आवेगा ना तो बराबर सब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे बराबर तो उस सताहवा ना हो जाएगा, जो बलुआ ज्यादा बचल है उसको आकर के कपड़वा को भर देगा, कब बलुआ आ जाएगा, लिखेगा वो। लेकिन बोलता कौन है बाबू? हम लोग बोलेंगे तो यही होगा। ठीक है, पता चलेगा कि आज बालू खानों के खिलाफ बोलेंगे, कल हमारे पर प्रतिबंध लग जाएगा या धमकी आना शुरू हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन को हम समाप्त तेजी से करते जा रहे हैं, जिसका हर्जाना हमको और हम सबको भरना होगा। अगर इस पर ध्यान नहीं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो दुनिया के सारे प्राकृतिक समस्याओं पर लूसेंट, अच्छा इसीलिए बाबू, प्रकृति को अगर बचाना है तो हम लोगों को काफी मात्रा में पेड़ पौधा लगाना होगा। पेड़ पौधा हम जितना लगावेंगे हम उतना सुरक्षित रहेंगे, ये मान लीजिए। और हमें चाहिए कि हम हर साल कम से कम, ठीक है, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि 20 को पेड़ लगा दो और उतना में 1 को नहीं होवे। हम 5 पेड़ ही लगाएंगे हर साल, लेकिन 5 को उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां से हमें फायदा लेना है। अभी देखिए, और याद रखिएगा, ऐसा पौधा लगाइए अभी खास करके कम दिनों में जो तेजी से बढ़े, ठीक है, जो प्राकृतिक के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तथा उसका, सुनिएगा ध्यान से, उसका बर्बादी नहीं होगा। आप लोग यही कर रहे हैं, सुन रहे हैं पढ़ाई, कुछ असर नहीं कर रहा है, समझ में रही बात? जैसे पीपल का वृक्ष लगाइए, इसको दतौन के लिए भी कोई प्रयोग नहीं करेगा, उसको काटना भी लोग अपराध मानता है। ठीक है, और पीपल के वृक्ष वातावरण के लिए कितना फायदेमंद है वो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो रात को भी ऑक्सीजन देता है और वो बहुत बड़ा पौधा होता है। उसकी शोर लंबे लंबे क्षेत्रों तक जाती है, अर्थात उस वातावरण को बहुत ही संतुलित रखने में काम करता है। बरगद लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, ये 2 ही को लगाइए ना, और ये जल्दी से बढ़ता भी है, क्योंकि शोर इसके धीरे धीरे लंबे जाते हैं। जितना शोर जिसका अंदर जाएगा वो उतना मजबूत रहेगा। याद रखिएगा, जितना शोर अंदर जाएगा वो इतना मजबूत रहेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए पेड़ लगाइए बाबू। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण को वो चीजें जो पहले बताया, अभी बताएगा कि अशुद्ध होता है, इसमें कोई निश्चित अनुपात देखने को नहीं मिलता है, जबकि यौगिक शुद्ध होता है और इसमें निश्चित अनुपात देखने को मिलता है। तो बाबू देखिएगा, लिखिए, पहला लिखिए मिश्रण और यौगिक। मिश्रण लिखिए आ जाए, मिश्रण लिखिए 2 या 2
या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से, किसी भी अनुपात में मिला देने से, किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता, इसमें क्या कहा, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी मिश्रण अनुपात में मिला दीजिए, वो मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। जबकि यही डिफिनेशन रहेगा, केवल किसी भी अनुपात के जगह पर एक निश्चित अनुपात हो जाएगा, किसी भी अनुपात की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, एक निश्चित अनुपात हो जाएगा।